क्योंकि जो थे वो चले गए सर। ठीक, ऐसा ना कहो कि टीचर ही चेंज कर दिए गए। चलो, तो कैसा लग रहा है आप लोगों को पढ़ के मुझसे? थोड़ा सा इसके बारे में लिखो। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलो सर जी, गुड आफ्टरनून। थैंक यू मेरा वेलकम करने के लिए। हर हर महादेव। नागपंचमी है आज शायद, तो आप लोगों को बधाई इस बात की ढेर सारी। और मैंने देखा है कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, एकदम मन लगा के सारे टीचरों की क्लास पढ़ते हैं। क्योंकि मैं बाकी टीचरों की क्लास जब चलती है, 12th की फिजिक्स की हो या केमिस्ट्री की हो या हिंदी की हो या अन्य सब्जेक्ट की हो, इंग्लिश वगैरह की, तो मैं कमेंट पढ़ता रहता हूँ। आप लोग काफ़ी मन से अच्छे से पढ़ते हैं, टीचरों के बारे में अच्छी बातें करते हैं, क्योंकि सारे टीचर यहाँ पे अच्छे से पढ़ा रहे हैं। यहाँ की पूरी फैकल्टी जो है साइंस की, आपको अच्छे से पढ़ाने में मदद करेगी, आपको अच्छे रिजल्ट लाने में मदद करेगी। इस बात को लेके आप लोग परेशान मत होइएगा। ठीक है, जल्दी ऑनलाइन आ जाइए। सर केमिस्ट्री की क्लास कब से होगी? कोई बात नहीं बाबू, देखा जा रहा है, वो भी जल्दी रन करेगा, उस बात को लेकर आप परेशान न रहिए। आप लोगों से जो भी परेशानी बढ़ रही है वो जिम्मेदारी हम लोगों की ही बनती है, तो जल्दी ही वो क्लास आप लोगों की शुरू हो जाएगी, तो इस बात को लेकर परेशान मत रहिए। गुड मॉर्निंग। कोई नहीं, आप सहरसा से हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूर दूर से बच्चे इस संस्था से जुड़े हुए हैं, इस संस्था ने अच्छे अच्छे टॉपर दिए हैं और भविष्य में अच्छे ही टॉपर देगा। ठीक, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर आपसे पढ़कर चांद पे जा सकते हैं? नहीं बाबू, जमीन पे रहना सीखो, जमीन से जुड़े रहिए, सब अच्छी चीज़ें हैं। सारे टीचर आपको पढ़ाते हैं अच्छे से, मन से। जी सर, जी सर। ठीक, बहुत अच्छा, आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं एकदम। नाग पंचमी की शुभकामनाएं। गुड आफ्टरनून। भोजपुरी में? अरे ठीक है, कोई बात नहीं, वो भी आएगा किसी दिन, हो सकता है कभी भविष्य में भोजपुरी वाली क्लास ही चले, बायोलॉजी में या हिंदी में या अंग्रेजी में, सारे सब्जेक्ट की ही चले, कोई लेके ही आए। पर पढ़ोगे तो तुम आंसर हिंदी में ही लिखोगे अपनी, ठीक है ना? कोई बात नहीं सर, कल का क्लास मस्त था, आने वाला हर क्लास मस्त होगा, मेरा ही नहीं सारे टीचर का। सर हंसी मजाक में पढ़ाइए, बिल्कुल पढ़ाएंगे। चलो, जिसने भी बोला आज से उसका नाम बनता हो गया, बनता बनता वाली स्टोरी। चलो क्लास को शुरू किया जाए। चलो 300 लोग हो गए, अब क्लास को शुरू किया जाए, टाइम को नुकसान है। वैसे भी आज आप लोगों की क्लास जल्दी हो सकता है ख़त्म हो जाए, क्योंकि आज HIV की लास्ट क्लास है, और उसके बाद फिर आएंगे हम कैंसर पे, फिर ऑब्जेक्टिव वगैरह देखा जाएगा। थोड़ा इधर हम लोग स्लो पढ़ा रहे हैं, क्योंकि थोड़ा आप लोगों से तालमेल बिठाने में समय भी लगेगा, और आप लोग तो होशियार हैं ही, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं सारी चीज़ें। आप लोग देखिए कितना अच्छा जल्दी से लाइव आ गए सब लोग। चलो बिना किसी देरी के आप क्लास को शुरू कर रहे हैं, इतनी बहुत बातें हो गई। अपने लिए पढ़िए, घर वालों के लिए पढ़िए, एक अच्छे रिजल्ट के लिए पढ़िए, संस्था के लिए पढ़िए, पर पढ़िए, यही एक काम है ज़िंदगी में फिलहाल अभी तो। चलो ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए। चलो देखो, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसमें पहला हेडिंग है चिकित्सकीय रोग लक्षण या क्लिनिकल सिम्टम्स। कहने का मतलब, जो हम HIV वायरस से संक्रमित होकर एड्स नामक बीमारी से ग्रसित हो जा रहे थे, उसको हम कैसे पहचानेंगे कि हम HIV वायरस से संक्रमित हो गए हैं या एड्स नामक बीमारी से ग्रसित हो गए हैं। तो कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जिनको देख के हम थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हैं। सर थोड़ा बात करिए, बात होती रहेगी बाबू, परेशान मत होइए। गुड आफ्टरनून, वो तो क्लास में धीरे धीरे बात करके अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। तो इससे पहले मेरे कुछ सवालों का जवाब दीजिए, ताकि पता चले कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो पहला, HIV वायरस का कोई फुल फॉर्म लिखो, लिखो, उसके बाद हम समझे कि हाँ आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दिए हैं। तो HIV का कोई फुल फॉर्म लिखिए। तो पहले कोई बच्चा, देखते हैं किस बच्चे का जवाब पहले से आता है, उसका नाम हम लेंगे आज। जिस बच्चे का जवाब आएगा सबसे पहला, HIV वायरस का फुल फॉर्म जल्दी लिखो। चलो, गुड मॉर्निंग। हम गोरखपुर से हैं बाबू, उत्तर प्रदेश में है ये एक। चलो गुड मॉर्निंग। लक्ष्मी कुमारी, कमेंट आपका आ रहा है, आप क्वेश्चन लिखा करिए, बार बार एक ही कमेंट को मत करिए। ठीक, HIV का फुल फॉर्म कोई? सर कल वाला PDF नहीं आया, ठीक है हम अभी बात कर लेंगे टीम से, नहीं आया होगा। चलो सबसे पहले HIV का शैलेश कुमार जी ने लिखा है फुल फॉर्म, ठीक है। चलो, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ये पूरा नाम है उसका, मानव प्रतिरक्षा अपूर्णता वायरस या विषाणु, ठीक है ना? चलो आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दिए हैं इसका मतलब, ठीक है। चलो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, जल्दी से लाइव आ जाइए सब लोग। चलो हम थोड़ा सा आउटलाइन आपको समझाते हुए चल रहे हैं, उसके बाद अपने टॉपिक पे आते हैं, ठीक है ना? तो मैं यहाँ पे एक पेज ऐड करता हूँ। चलो हम लोग थोड़ा सा HIV के बारे में बात कर लेते हैं पहले, ठीक है ना? चलिए, HIV, तो पहले तो इसका फुल फॉर्म ही हम पूछे हैं, जिसका फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ये इसका फुल फॉर्म है, VIRUS, ठीक। अब कोई एड्स का फुल फॉर्म लिख के बताओ जरा, एड्स का फुल फॉर्म क्या है? कोई मुझे लिख के दे, एड्स। कुछ सवालों के पहले जवाब, ताकि पता चले कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं कि नहीं, उसके बाद क्लास को आगे बढ़ाई जाए। कोई मुझे एड्स का फुल फॉर्म लिख के बताए जल्दी, ठीक है? मस्त क्लास है सर,
आज की क्लास भी बढ़िया जाएगी, परेशान ना रहो, सारी चीज़ें समझ में आएंगी, अच्छे से समझ में आएंगी। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, यास्मिन जी ने सबसे पहले लिखा। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। आप कोई मुझे ये बताए कि HIV को रेट्रो वायरस क्यों कहते हैं? 2-4 क्वेश्चन मैं ऐसे पूछ लूँ, उसके बाद आप लोग थोड़ा जिंदा हो जाइए, अवेयर हो जाइए। अब मुझे कोई ये बताए HIV को रेट्रो वायरस क्यों कहते हैं? ठीक है, प्रीति, रिया, सोनाली, विजय, नेहा, सबने आंसर अच्छा दिया है, ठीक है। अब मुझे कोई ये बताए HIV को रेट्रो वायरस क्यों कहते हैं? सिंगल स्ट्रैंड RNA होता है, क्योंकि इसका जो जीनोम होता है वो क्या है? RNA है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? रेट्रो वायरस। इसको क्या कह रहे हैं? रेट्रो वायरस। रेट्रो वायरस, ठीक, बहुत अच्छा आप लोग पढ़ रहे हैं। भारत में HIV को सबसे पहले किसने ढूंढा था? मुझे कोई जवाब दे इसका। भारत में HIV को सबसे पहले किसने ढूंढा था? कोई आंसर दे। भारत में HIV वायरस को सबसे पहले किसने ढूंढा था? कोई आंसर दे। भारत में HIV वायरस को सबसे पहले किसने ढूंढा था? उसके बाद मैं सीधे टॉपिक पे आता हूँ, इतना आप लोग बहुत अच्छी तरीके से अवेयर हो गए हैं। ठीक, सुनीति सोलोमन, शैलेश कुमार जी का सबसे पहला आंसर आया, सुनीति सोलोमन। सुनीति सोलोमन, NITTE है, सॉरी, सुनीति सोलोमन, सुनीति सोलोमन। इन्होंने सबसे पहले HIV को भारत में क्या किया था? ढूंढा था। अब आते हैं टॉपिक पे, हम कैसे पहचानेंगे? जी हाँ, सबका आंसर सबसे अच्छा, ठीक। चलो अब आते हैं सीधे टॉपिक पे। ठीक, यहाँ पे चिकित्सकीय रोग लक्षण हम कैसे पहचानेंगे कि किसी व्यक्ति, देखो आज फिगर वगैरह बहुत कम है, तो अगर तुम लोग कुछ क्वेश्चन करते रहोगे तो उसको समझाते रहेंगे बीच बीच में हम, क्योंकि थोड़ा बहुत जानकारी के लिए इसको पढ़ना है आप, जो भी चीज़ें बची हुई हैं, पर इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, ठीक है ना? 1986 में, ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक, देखो इसको पढ़ने की कोशिश करो, सिर्फ PDF ही है आज, कुछ ज़्यादा वैसा तो डिटेल में है नहीं। देखो, चिकित्सकीय रोग लक्षण, जैसे किसको, यदि कोई व्यक्ति किसी बीमारी से ग्रसित हो रहा है तो कुछ लक्षण उसके शरीर में ऐसे दिखाई देते हैं जिससे देख के हम ये बता सकते हैं कि ये व्यक्ति बीमार हो रहा है। जैसे मेरे शरीर पे लाल धब्बे आ जाए, मुझे बहुत तेज बुखार हो जाए, मुझे डायरिया हो जाए, उल्टी हो जाए, BP लो हो जाए, हाई हो जाए, ये सब लक्षण अगर आने लगे तो ये सब जानते देखकर, चलो ठीक है हिंदी भी लिख रहा है, कोई बात नहीं, परेशान ना हो उस बात को लेकर, ठीक है ना? ये सब लक्षणों को देख के हम बता सकते हैं कि हम बीमार हो रहे हैं, पर हम ये थोड़ी कह देंगे कि हम HIV से ग्रसित हो रहे हैं। उसके लिए तो कोई एक सटीक बीमारी के लक्षण होने चाहिए, तो वो सब चीज़ें हमको बता देंगे। तो जब हमारा शरीर हमारे इच्छा अनुसार रिस्पॉन्स या प्रतिक्रिया नहीं देता है तो बोलते हैं कि हम बीमार हो रहे हैं, लेकिन हम उस बीमारी को एड्स नहीं कह सकते। उसके लिए तुम हमें कोई एक पर्टिकुलर अच्छा रीज़न चाहिए होगा जिसके बारे में हम कह पाएँ कि ये एड्स नामक बीमारी। ये चैप्टर कैसे खत्म होगा, इतना बड़ा सब कैसे याद करेंगे? जब हम ऑब्जेक्टिव HIV पे कराएंगे तो देखना बाबू, तुम सारे क्वेश्चन का आंसर दे लोगे। बोर्ड एग्जाम के भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना? और बाहर के क्वेश्चन तो रहेंगे, बोर्ड एग्जाम तो आप लोगों को देना ही है, उसकी तैयारी तो आराम से हो जाएगी। सर इतना डिटेल क्यों पढ़ाते हैं? देखो बाबू, जब नींव मजबूत होगी तो भविष्य भी अच्छा होगा। ऐसा नहीं ना कि आप केवल 12th एग्जाम पास होने के लिए पढ़ रहे हैं, आप तो उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम भी देंगे किसी कॉलेज में पढ़ने के लिए। तो इसीलिए यहाँ पे सारे टीचर अच्छे से डिटेल में ही पढ़ाते हैं, उसको लेके आप परेशान मत हो जाइए। ठीक, चलो अब कह रहा है कि प्राथमिक संक्रमण हम कैसे पहचानेंगे कि हम किसी बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं? तो पहला संक्रमण लिखा है, किसी व्यक्ति के शरीर में जब HIV प्रवेश करता है तो प्राथमिक संक्रमण में 2 से 4 सप्ताह तक व्यक्ति को क्या आता है? शरीर में कोई लक्षण नहीं दिखाते। मान लो कह रहा है मैं कोई व्यक्ति हूँ, मेरे शरीर में आज HIV वायरस प्रवेश कर रहा है, तो 2 से 4 सप्ताह तक, मतलब लगभग 1 महीने तक मुझे कुछ पता नहीं चलेगा कि मेरे शरीर में HIV वायरस गया है कि नहीं गया है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 70 से 80% जो व्यक्ति होंगे, मतलब 100 में से 70-80 व्यक्ति ऐसे होंगे जिनको हल्का फुल्का बुखार हो जाएगा। देखो यहाँ लिखा है हल्का फुल्का बुखार हो जाएगा, सिर दर्द और बदन दर्द जैसे लक्षण दिखाई देंगे, शरीर में छोटे छोटे फोड़े फुंसियां निकलेंगे, घबराहट वगैरह जैसे लक्षण दिखाई देंगे। अब तुम ये मत कह देना कि उसको बुखार हो गया है, सिर दर्द हो रहा है, बदन दर्द हो रहा है, फोड़े फुंसियां हो रही हैं या घबराहट हो रहा है तो उसको HIV वायरस का संक्रमण हो गया है या वो एड्स नामक बीमारी से ग्रसित हो गया। ये प्राथमिक लक्षण है। प्राथमिक लक्षण सभी रोगों में लगभग समान होते हैं। किसी को TB हो गया, किसी के किडनी खराब हो गई, ये सब लक्षण तो उसको फिर आते जाते रहेंगे। लेकिन अब धीरे धीरे हम ऐसे लक्षणों के पीछे बढ़ेंगे जिससे हम ये कंफर्म कर पाएंगे कि उस व्यक्ति को HIV का संक्रमण हुआ है कि नहीं। कोई लेट नहीं हुआ है, अभी क्लास शुरू हुई है, परेशान मत हो। ये पहली स्लाइड है ये, ठीक है ना? चलो, भारत में रेट्रोवायरस, डॉक्टर सुनीति सोलोमन 1986, ठीक, बहुत अच्छा आंसर। देखो अब आ जाओ उद्भवन काल, ये जरूरी चीज है। जैसे उद्भवन काल किसे कहोगे? देखो पहले सुन लो, कह रहा है कि आज मेरे शरीर में HIV वायरस गया,
2 से 4 सप्ताह तक तो मुझे भी वैसे कोई लक्षण दिखाई नहीं देंगे, लेकिन वो वायरस 2 से 4 सप्ताह तक ऐसा थोड़ा है कि संक्रमण नहीं फैलाने की कोशिश कर रहा होगा। पर उसमें वो करेगा क्या? वो संख्या में वृद्धि करेगा, और जो कल की क्लास चली थी T4 लिम्फोसाइट कोशिका को वो क्या करेगा? संक्रमित करेगा। तो वो उस क्रिया को कर रहा होगा धीरे धीरे। मेरी उम्र पे क्यों जाते हो, अभी बुझाते नहीं है, ठीक है ना। वो उसको क्या करेगा? संक्रमित करेगा। तो उसी में HIV वायरस के प्रवेश से लेकर प्राथमिक संक्रमण में पहली कोशिका के संक्रमण करने की समय काल को ही उद्भवन काल कहते हैं। मतलब आज HIV वायरस गया और कितने समय में मेरे WBC के किसी एक कोशिका को संक्रमित कर दिया, उतने टाइम पीरियड को हम क्या कहते हैं? उद्भवन काल या इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। जैसे लिखा है, प्राथमिक संक्रमण के उपरांत लक्षण शीघ्र समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि ये सब तो ठीक ही हो जाएगा, जाके डॉक्टर से दवा ले लोगे तुम। और विभिन्न व्यक्तियों में 3 से 12 वर्षों तक कोई लक्षण दिखाई नहीं देता है। लेकिन जब कोई लक्षण दिखाई नहीं दे रहा है तो तुम HIV जांच थोड़ी करने चला जाओगे। मतलब तुमको बुखार वगैरह हो गया तो तुम चले जाओगे HIV जांच कराने? नहीं जाओगे, थोड़ी सी दवा लेके अपना ठीक हो जाओगे, ठीक है ना। तो 3 से 12 साल तक तुम्हारे शरीर में HIV के कोई भी लक्षण नहीं दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में जो T4 लिम्फोसाइट्स की कोशिकाएं हैं, जो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र विकसित कर रही थी, जिनसे हमें रोगों से लड़ने में सुरक्षा मिल रहा था, उसको वो धीरे धीरे खत्म कर रहे होंगे। और उसको खत्म करने में कम से कम 3 और अधिक से अधिक 12 साल लग जाते हैं। वो डिपेंड करता है कि कौन सा व्यक्ति किस तरीके से रह रहा है, उसका खान पान ठीक है कि नहीं, कि वो ऐसे रह रहा है कि टाइम से खा रहा है कि नहीं, ठीक है ना, इन सब चीज़ों से। तो 3 से 12 साल कम से कम लग जाते हैं उस व्यक्ति के शरीर की सभी T4 लिम्फोसाइट कोशिकाओं को संक्रमित करने में HIV को, ठीक है ना। कोई लेट नहीं हुआ है, ठीक है। पढ़ो, कह रहा है कि कोई लक्षण दिखाई नहीं देता, लेकिन इसके बीच वो क्या करता है? T4 लिम्फोसाइट कोशिका में HIV का संक्रमण फैलाता है। और किस क्रिया द्वारा? तो प्रचुरोध भवन की क्रिया द्वारा। इस बात को तो एकदम इंपॉर्टेंट मार्क कर लो कि HIV वायरस किस क्रिया द्वारा हमारे शरीर में तेजी से बढ़ता है। तो वो बढ़ता है प्रोलिफरेशन या प्रचुरोध भवन। मतलब अगर आज मेरे शरीर में एक HIV वायरस गया है तो ये 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 16, 32, 64 ऐसे 128, 256 ऐसे संख्या में बढ़ेगा। और बढ़ने की क्रिया को ही हम क्या कहते हैं? प्रोलिफरेशन कहते हैं। तो HIV वायरस मानव शरीर में वृद्धि करता है अपने संख्या को, जिसके क्रिया को हम कहते हैं प्रोलिफरेशन। सर थोड़ा जोर से बोलिए, ठीक है? अभी ठीक है? ठीक, चलो दूसरी बात कह रहा है कि रहता है और रुधिर में HIV शरीर के अन्य उपरोक्त लाल पदार्थों में पहुंच जाता है। तो लाल पदार्थों में क्या आता है? लाल रुधिर कणिकाएं आती हैं। कह रहा अतः ऐसे संक्रमित व्यक्ति HIV के संक्रमण से अन्य व्यक्तियों में फैलाने का काम करते हैं। मतलब मान लो मुझे HIV है, तो कोई व्यक्ति मुझसे हाथ मिलाए, मुझसे गले मिले, मेरे साथ उठे बैठे, तो उसको HIV नहीं होगा जब तक मेरे शरीर का कोई तरल पदार्थ, रक्त हो जाए, स्पर्म हो जाए, ये सब क्या हो? प्लाज्मा हो जाए, किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर में नहीं जाएगा, तब तक दूसरा व्यक्ति क्या होगा? उस वायरस से संक्रमित नहीं होता है। तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति में जब वायरस को फैलाएगा तो शरीर का प्लाज्मा या तरल पदार्थ आदान प्रदान होना चाहिए। नीट की तैयारी करते हैं आप? जी नहीं, मैं फुल टाइम टीचर हूँ, सिर्फ पढ़ाने पे भरोसा रखता हूँ और बच्चों के भविष्य के लिए काम करता हूँ, ठीक है ना। चलो आगे चल के फिर आओ, उद्भवन काल किसे कहोगे? अब तो समझ गए होगे। दूसरा आगे कह रहा है पूर्ण विकसित एड्स। तो वो जो 3 से 12 साल तक क्या हो रहा था? T4 लिम्फोसाइट कोशिकाएं धीरे धीरे नष्ट हो रही थी। तो एक समय ऐसा आएगा जिसमें हमारे शरीर की सभी T4 लिम्फोसाइट कोशिकाएं क्या हो जाएंगी? ग्रसित हो जाएंगी, ठीक। अब सभी T4 लिम्फोसाइट कोशिकाएं अगर ग्रसित हो गई हैं तो क्या हमारा प्रतिरक्षा तंत्र विकसित रह जाएगा? नहीं। तो जब हमारा प्रतिरक्षा तंत्र पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा तो उसे ही हम कहेंगे क्या? पूर्ण विकसित एड्स, क्योंकि उस समय हावी हो जाएगा वायरस हमारे ऊपर। इसलिए अब हम उस HIV वायरस से संक्रमित होने के बाद एड्स नामक बीमारी से क्या हो गए हैं? ग्रसित हो गए हैं। हाँ, प्राथमिक लक्षणों में उसको रख सकते हो, ठीक है ना। एड्स नामक बीमारी से क्या हो गए हैं? हम अब ग्रसित होंगे, ऐसे कहोगे। इसमें कह रहा है सेम चीज जो हम बोले वही चीज लिखा होगा। देखो 3 से 12 वर्षों तक उद्भवन काल में अधिकाधिक T4 लिम्फोसाइट का क्या होता है? विनाश होता है। इस बात का ध्यान रखना। किस क्रिया द्वारा? प्रोलिफरेशन या प्रचुरोध भवन की क्रिया द्वारा। क्योंकि इसको पहले थोड़ी सी NCERT से पढ़ाना है, बिल्कुल NCERT पढ़ा रहे हैं हम, ठीक है ना। क्या सर नीट लेवल है? नीट लेवल भी है, कंपटीशन लेवल भी है और तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के लेवल का भी है, ताकि एक भी क्वेश्चन अगर बोर्ड एग्जाम तुम्हारा BPSC इधर उधर से बना रहा है तो वो ना छूटे। मैं नहीं चाहता कि मैं जहाँ पहले पढ़ाता था उससे खराब अच्छा रिजल्ट यहाँ आए। यहाँ का रिजल्ट 98, 99 ही बायो का आना चाहिए, ये तो मैं देखना चाहूँगा। 100 आ जाए तो वो और बेटर है, ठीक है ना, उससे कम बिल्कुल नहीं, ठीक। दूसरी चीज़ फिर कह रहा है, कहाँ पे गया भाई? हाँ, संक्रमण के कारण क्या हो रहा है? व्यक्ति का प्रतिरक्षा तंत्र क्या हो रहा है? धीरे धीरे क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है या काफी क्षीण या कमजोर हो जाता है, ठीक। दूसरा कह रहा है ऐसा व्यक्ति पूर्ण विकसित एड्स का शिकार माना जाता है। मतलब जब उस व्यक्ति के शरीर का पूरा T4 लिम्फोसाइट कोशिकाएं ग्रसित हो गई और उस व्यक्ति का प्रतिरक्षा तंत्र पूरी तरीके से समाप्त हो गया तो वो क्या होगा? HIV का रोगी माना जाता है।
उसमें आगे लिखा है इसमें कई प्रकार के रोग लक्षण दिखाई देते हैं। अब देखो, एक हो गया निमोनिया, इसको हम किसी और कलर से लिख रहे हैं, अंडरलाइन कर रहे हैं, ठीक है ना। चलो येलो कलर से, एक है निमोनिया, दूसरा है अंधापन, तीसरा है पागलपन, ठीक, चौथा है चेहरे पर दाने, त्वचा का कैंसर, सतत ज्वर, नियमित बुखार उसको बना रहेगा, अतिसार, डायरिया जिसको कह रहे हो, ठीक है ना, हाँ यहाँ लिखा है डायरिया, भूख की कमी, कमजोरी, थकावट, पूरे शरीर में दर्द, सूखी खांसी, मुख व आंत में घाव, जनन अंगों या गुदा द्वार में, ठीक है ना, मस्से, मस्से कहने का मतलब घाव उत्पन्न, फोड़े फुंसियां होने लगेंगे। अंततः व्यक्ति का प्रतिरक्षा तंत्र इतना अक्षम हो जाता है कि व्यक्ति मलेरिया, टीबी या अन्य रोगों से क्या होता है, ग्रसित हो जाता है। और जब तुम बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हो जाओगे तो क्या तुम सारी बीमारियों के इलाज करा पाओगे? एक ही बार में टीबी का, बुखार का, पीलिया का, या चेहरे पे दाने का, या कैंसर का, या कमजोरी का, क्या सारी दवाइयाँ खाने लगोगे? पता चला दवाइयों की वजह से ही मर गया, गले में अटक गया। तो जब HIV वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करता है, जब HIV वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो HIV वायरस हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को पूरी तरीके से समाप्त कर देता है, जिससे क्या होता है, हम हर छोटी बड़ी बीमारी से ग्रसित होने लगते हैं, जिसके कारण हम मर जाएंगे, क्योंकि हम शरीर के सभी बीमारियों का इलाज तो नहीं कर पाएंगे। इतने सारे रोग हो जाते हैं बाबू, दुनिया का सारा रोग हो जाएगा जब प्रतिरक्षा तंत्र पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा, या T4 लिम्फोसाइट कोशिकाएं समाप्त हो जाएंगी हमारे शरीर की, तो ठीक, तो सभी का तुम इलाज नहीं कर पाओगे, जिसके कारण रोगी की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। और रोगी की मृत्यु हो जाएगी कहने का मतलब ये है कि लगभग 3 से 12 साल तक वो जिंदा रहेगा। अगर आज HIV वायरस उसके शरीर में प्रवेश कर रहा है तो कम से कम 3 साल तक जिंदा रहेगा, और अधिक से अधिक 12 साल तक। लेकिन इसके बीच में उसके शरीर की धीरे धीरे शरीर की सभी प्रतिरक्षा तंत्र क्या होगा, ठीक है ना, शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र पूरी तरीके से क्या हो रहा है, समाप्त हो जा रहा है। इसी के कारण वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो अगर कह रहा है कि ये वाली चीजें पूछ रहा है, व्यक्ति को रोग लक्षण क्या आएंगे, तो अगर पूछ रहा है HIV वायरस लगभग हमारे शरीर में कितना समय लेता है फैलने में, तो उसका आंसर हो जाएगा 3 से 12 साल, ये याद रखो। दूसरा, अगर पूछेगा HIV वायरस हमारे शरीर में जब फैलता है तो उसके फैलने की क्रिया को क्या कहते हैं, प्रोलिफरेशन या प्रतिरोध भवन, इस बात का पूरी तरीके से ध्यान रखो। दूसरा, कह रहा है कि HIV वायरस के संक्रमण के समय किन व्यक्तियों में छोटे मोटे लक्षण दिखाई देते हैं, तो लगभग 70 से 80% व्यक्तियों में छोटे मोटे लक्षण दिखाई देते हैं। ये 3 बातें इस स्लाइड से याद रखो। दूसरा, अगला याद रखो, ये तो याद ही रखने की बात है। दूसरा कह रहा है HIV वायरस के संक्रमण से हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र कितने दिनों में समाप्त हो जाता है, तो लगभग 3 से 12 वर्षों में पूरी तरीके से क्या होता है, समाप्त हो जाता है। और HIV वायरस हमारे शरीर के किन कोशिकाओं को संक्रमित करता है, तो इस बात का तो विशेष ध्यान रखो, T4 लिम्फोसाइट कोशिकाओं को। ये तो पूछता ही पूछता है, ठीक है ना। दूसरा, अब आ जाओ अगले टॉपिक पे। अगले टॉपिक पे लिखा है HIV का प्रसारण, मतलब HIV वायरस एक व्यक्ति के शरीर से दूसरे व्यक्ति के शरीर में किन कारणों से फैलता है। ये सब आता है लिखने के लिए, टिप्पणी लिखने के लिए, कि HIV पर या एड्स पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। इससे हम खुद ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हो बाबू, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। 3 से 12 70 से 80% व्यक्तियों में, ठीक है, बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं आप लोग। मुझे तो ये लग रहा है कि आप लोगों को HIV या एड्स जो बीमारी है और HIV जो वायरस है उसके बारे में पूरी जानकारी मुंह पे याद हो गई एकदम। कोई भी क्वेश्चन पूछ लें आप लोग तुरंत जवाब दे देंगे, इतने अच्छे से आप लोगों ने HIV पढ़ा है, ठीक है ना, बहुत मस्त है। ठीक है, देखो कह रहा है HIV का प्रसारण कैसे होगा, कहीं जैसा कि उपरोक्त विवरण में स्पष्ट है कि HIV संक्रमित व्यक्तियों के रुधिर, जो कि मैं अभी थोड़ी देर पहले समझा रहा था कि HIV हाथ मिलाने, गले मिलने, साथ में भोजन करने, इस व्यक्ति का कपड़ा पहन लेने से, उठने बैठने से आते से नहीं होता है, ठीक है ना। देखो कह रहा है HIV रुधिर, वीर्य, सीमेन जिसको कह रहे हो, योनिस्राव, फीमेल के मादा जनन अंग के गर्भाशय में कुछ चिपचिपा तरल पदार्थ स्रावित होता है, उसको कहते हो। और यहाँ मरीर नहीं, शरीर हो लिखा रहेगा, ठीक है ना, शरीर, शरीर के अन्य तरल पदार्थों में उपस्थित होता है। स्पष्ट है कि इन्हीं तरल पदार्थों के माध्यम से वह वायरस संक्रमित व्यक्तियों के स्वस्थ व्यक्तियों में क्या होता है, फैलता है। प्रसारण के समस्तर या क्षैतिज प्रसारण या हॉरिजॉन्टल कहते हैं। इसकी 3 प्रमुख विधियां, देखो इस लाइन को पूरा समझो। पहले तो HIV वायरस, जो कि मैं बोल चुका हूं, हाथ मिलाने, गले मिलने, साथ उठने बैठने, इन सब कारणों से नहीं फैलता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछेगा HIV वायरस का प्रसारण एक व्यक्ति के शरीर से दूसरे व्यक्ति के शरीर में किन कारणों से फैलता है या किन माध्यम या साधनों से फैलता है। तो पहला रुधिर, वीर्य, योनिस्राव, शरीर का अन्य तरल पदार्थ, ये चीजें हो जाएंगे, ठीक। दूसरा, जब हम किसी व्यक्ति को डायरेक्ट, जैसे हम किसी को, मुझे खून की जरूरत है, मेरे शरीर में ब्लड की कम है, मैं किसी व्यक्ति का खून लिया और चढ़वा लिया, हालांकि ऐसा होता नहीं है, बस समझाने की बात कर रहे हैं कि किसी व्यक्ति का तुम खून ले लिए, किसी ऐसे व्यक्ति से ऑर्गन डोनेट करके किडनी ट्रांसप्लांट करा लिए कि उसको HIV था, तो वो तुमको भी हो जाएगा, क्योंकि उसके शरीर से तुम्हारे शरीर में वैसे भी ट्रांसफर हुआ। तो उसी को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल, मतलब सीधे सीधे क्षैतिज रूप से एक शरीर से दूसरे शरीर में क्या हो गया, वो ट्रांसफर हो गया, ठीक है ना।
योनि स्राव का मतलब होता है यूटेराइन फ्लूइड, उसमें यूट्रस में कुछ चिपचिपा तरल पदार्थ होता है, ठीक है ना, जिसको एमनियोटिक फ्लूइड भी कहते हो। प्रेगनेंसी के समय माँ जब बच्चे को दूध पिलाती है तो उससे भी हो जाता है उसको, ठीक है ना। ब्लड, सीमेन, वेजाइनल फ्लूइड, ठीक है, ये भी सही बात है, वेरी गुड। किसने भी लिखा? स्नेहा सिंह, नहीं, ब्यूटी, बहुत अच्छा। चलो आगे कह रहा है कि विधियां जो है उसकी 3 विधियां, उनमें से पहला है क्या? लैंगिक संसर्ग। मतलब यदि किसी व्यक्ति को एचआईवी है, मतलब एचआईवी का संक्रमण है और वो एड्स नामक बीमारी से ग्रसित है, तो जब कोई व्यक्ति उस व्यक्ति के संपर्क में आएगा तो वह वायरस एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफर होगा। कब? सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय, लैंगिक संसर्ग के समय। पुरुष को है तो महिला को हो जाएगा, महिला को है तो पुरुष को हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि एचआईवी वायरस केवल महिलाएं या केवल पुरुष फैलाते हैं, उसको फैलाने का कार्य दोनों लोग करते हैं, ठीक है ना। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए, क्योंकि अगर कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है तो इस बात पे दोनों पे जोर दीजिएगा कि एचआईवी वायरस को फैलाने का कार्य महिला और पुरुष दोनों समान रूप से करते हैं लैंगिक संसर्ग के समय। तो सेम चीज यहाँ लिखी होगी कि कह रहा है कि जटिलतम सामाजिक जीवन में तनावों से मुक्ति पाने के लिए लैंगिक संसर्ग की क्रिया के समय अहम भूमिका होती है एचआईवी का क्या? प्रसारण का, जो लगभग कितना है? 80%। इस बात को तो एकदम मार्क कर लीजिए और याद रखिएगा, ठीक है, इसको भूलिएगा नहीं, ठीक है ना, इस पे स्टार बना लीजिए, एकदम ध्यान रखिए इस बात का, ठीक है। देखो कह रहा है लैंगिक संसर्ग के समय सबसे ज्यादा एचआईवी वायरस का प्रसारण होता है एक व्यक्ति के शरीर से दूसरे व्यक्ति के शरीर में, और कितना प्रतिशत अगर पूछेगा तो लगभग कितना प्रतिशत? 80%। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए याद रखिएगा। चलो ठीक है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, आप लोगों का कमेंट अच्छा आ रहा है, आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। चलो ठीक है, ठीक, चलो इलीजा टेस्ट पे भी आते हैं बाबू, ठीक है ना। दूसरा कह रहा है इसमें अधिकांश प्रसारण यौनिक मैथुन में होता है, मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय मेल और फीमेल जब एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो, ठीक है ना। दूसरा कह रहा है क्योंकि संक्रमित पुरुषों में वीर्य या सीमेन तथा संक्रमित स्त्रियों के योनि स्राव या वेजाइनल फ्लूइड जिसकी बात कर रहा हूं में एचआईवी वायरस की संख्या क्या होती है? पाई जाती है या उपस्थित होता है। मतलब पुरुषों के स्पर्म में मतलब सीमेन में, और स्त्रियों के ओवम में मतलब वेजाइना से स्रावित होने वाले तरल पदार्थ में, ठीक है ना, उसमें पाए जाते हैं क्या? एचआईवी वायरस। तो ये दोनों जगह होते हैं, इसलिए हम बोले हैं कि एचआईवी के प्रसारण के लिए पुरुष तथा स्त्रियां दोनों समान रूप से अपना योगदान देते हैं, ठीक है ना। ठीक, चलो एचआईवी की दवा देखो बाबू, जो दवा बनाई गई है वो अभी लगभग 95% ही कार्यरत है, पर इसलिए उसको पूरी तरीके से नहीं माना जाएगा। पीसीआर विधि, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन उसको कहते हैं, ठीक है ना, विधि द्वारा तैयार की गई है। ठीक, जिसने भी लिखा बहुत अच्छा लिखा, वो अवेयर है इतने टाइम पे। श्रुति देखो आगे फिर लिखा है, अतः स्पष्ट है कि एचआईवी का अधिकतम प्रसारण व्यावसायिक यौनाचार करने वाली महिलाएं या कॉमर्शियल सेक्स वर्कर अर्थात वैश्या और इनमें लैंगिक संसर्ग करने वाले पुरुष करते हैं। देखो कहने का मतलब यह है कि जो देह व्यापार वाली महिलाएं होती हैं या पुरुष होते हैं, उनके संपर्क में ज्यादातर आने की वजह से एचआईवी के होने की संभावना या एचआईवी वायरस के संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, वो एक से अधिक व्यक्तियों के संपर्क में आते हैं लैंगिक संसर्ग के समय। तो पता नहीं किस व्यक्ति को एचआईवी वायरस संक्रमित किया हो या उसको एड्स नामक बीमारी रहा हो तो उसको एचआईवी का संक्रमण हो जाए। तो इन सब कामों से क्या होना चाहिए? हमें दूर रहना चाहिए और बचना भी चाहिए, क्योंकि हमें एक लंबा जीवन गुजारना है अपने परिवार के लिए, अपने पढ़ाई के लिए, अपने खुद के लिए, क्योंकि दुनिया भी तो देखनी है। पता चला आप एक ही जगह अपना जीवन गुजार दिए। हमारे गांव में एक आदमी है, नाम तो नहीं लेना चाहेंगे, उनको अपने घर से हम वो एक मतलब समझ लो 8 किलोमीटर होगा लगभग, उतने ही दूर लेके गए, पर वो कभी वहां गए नहीं थे, और लगभग वो 70 साल के व्यक्ति थे। वो भी तब गए जब बहुत सीरियस बीमार हो गए। घर के आसपास तो हॉस्पिटल है तो वहीं एडमिट हो जाते थे, बाकी बीमार होते, लेकिन जब बहुत सीरियस बीमार हुए तब समझ लो अपने घर से 8 किलोमीटर दूर उतनी 70 सालों में गए। शादीशुदा नहीं है वो, आराम से घर पे ही रहते थे, घर का काम करना, वरना बाकी बच्चे चाचा के लड़के वगैरह उनके जो थे उनका देखरेख कर रहे थे। ठीक, उद्भवन काल अभी पीछे की क्लास में गया है। चलो अपने टॉपिक पे आओ। सर हमारा प्रतिरक्षा तंत्र खराब हो गया तो उसकी दवा डॉक्टर को दिखाओ बाबू, मुझे फीस देनी पड़ेगी तुमको, क्योंकि हम भी प्रैक्टिस में हैं। चलो आगे वाली क्लास पे आओ। देखो दिख रहा है चिकित्सकीय कारण। दूसरा, पहला कारण ये था हम ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आ रहे हैं जो एचआईवी से संक्रमित है या एड्स नामक रोग से ग्रसित है लैंगिक संसर्ग के समय। और दूसरा कारण ये हो सकता है कि डॉक्टर की लापरवाही या हमारी खुद की लापरवाही की वजह से हम एचआईवी से ग्रसित हो जाएं। जैसे मैं अगर अपना ब्लड डोनेट करूं तो उस ब्लड का पहले चेकअप होता है कि इस व्यक्ति को हेपेटाइटिस बी या एचआईवी या ब्लड कैंसर जैसी बीमारियां तो नहीं है, क्योंकि वो डोनेट करके गया है तो मेरा ब्लड तो किसी ना किसी को तो चढ़ाया जाएगा। तो अगर मेरे ब्लड को, ऐसे संक्रमित ब्लड को या रक्त को किसी व्यक्ति को चढ़ा दोगे तो वो भी तो एचआईवी से ग्रसित हो जाएगा। तो इसलिए ये 3 जांच उसमें मुख्य होते हैं, ये जांच करनी ही पड़ती है। पर किसी हॉस्पिटल में लापरवाही की गई, वो जांच किया ही नहीं ब्लड बैंक में रखने से पहले, तो वो खून जब किसी दूसरे व्यक्ति को चढ़ाया जाएगा तो वो वायरस उस शरीर में भी चला जाएगा, ठीक है ना। देखो
यही चीज इन सब में लिखी होगी। लिखा है चिकित्सकीय कारणों में एचआईवी के प्रसारण का सबसे बड़ा कारण रुधिर आदान प्रदान होता है, क्योंकि ज्यादातर व्यक्ति अपना ब्लड ही डोनेट करते हैं, ठीक है ना, ब्लड डोनेट करते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि जो ब्लड बैंक है हॉस्पिटल में वो उस ब्लड का एचआईवी टेस्ट कर ले, ठीक है ना, इन सब चीजों से वो अवेयर रहे। दूसरी बात आगे फिर लिखा है, ये भी सबसे बड़ा कारण है, तो इसको ध्यान रखना। अगर पूछ लिया एचआईवी के प्रसारण में चिकित्सकीय कारणों में सबसे बड़ा रीजन क्या है, तो रक्त आदान प्रदान की क्रिया। दूसरा, रुधिर के स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में स्वस्थ रहेगा, वहां चढ़ा देना होता है। इसी प्रकार डॉक्टरों की अविकृति इंजेक्शन निडिल जो होती है वो 3 से 4 रुपए की आती है। मुझसे उसकी सहायता से मुझे दवा दी गई, पर डॉक्टर वो 3 से 4 रुपए बचाने के लिए क्या करेगा, उसी इंजेक्शन में दवा भर के किसी दूसरे व्यक्ति को लगा देगा। उससे क्या हुआ कि मुझे एचआईवी था, मुझे उसी इंजेक्शन से लगाया, तो वो इंजेक्शन मेरे ब्लड तक गया ही होगा, आर्टरी या वेन्स या धमनी या सिरा में इंजेक्शन लगा ही होगा। तो उसकी सहायता से जब वो दूसरे व्यक्ति को लगाएगा तो उसके शरीर में भी वो इंजेक्शन जाएगा, तो वो वायरस क्या हो जाएगा, स्थानांतरित हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में होगा वो वायरस भी एक व्यक्ति के शरीर से दूसरे व्यक्ति के शरीर में संक्रमित सुई की सहायता से क्या होगा, स्थानांतरित हो जाएगा। और दूसरा कह रहा है एचआईवी के प्रसारण के लिए अंग प्रत्यारोपण, देखो हाँ लिखा है यहाँ पे अंग प्रत्यारोपण, जो कि मैं पहले बोल रहा था कि मैं एचआईवी वायरस से संक्रमित हूं सर, अब 10 रुपए हो गया होगा, ठीक है ना। अभी मेरे हॉस्पिटल में तो खैर उतना ही है। देखो वो 3 ml 5 ml का बाबू इंजेक्शन आता है, तो हो सकता है रेट ऊपर नीचे हो, ठीक है ना। देखो कह रहा है कि अंग प्रत्यारोपण, मैं एचआईवी वायरस से संक्रमित हूं अगर, तो उसमें क्या होगा, एचआईवी वायरस के संक्रमण से मैं अपना अंग डोनेट कर रहा हूं, तो उस जिस व्यक्ति को वो अंग ट्रांसफर किया जाएगा, किडनी हो, हार्ट हो या कुछ भी चीजें हो, उस व्यक्ति को भी वो संक्रमण होने के चांसेस क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। तो एचआईवी वायरस के संक्रमण के पहला रीजन लैंगिक संसर्ग, दूसरा रीजन चिकित्सकीय कारण, दूसरे रीजन में 3 मुख्य बातें। पहली मुख्य बात, रक्त आदान प्रदान के कारण सबसे अधिक होगा एचआईवी वायरस का प्रसारण। दूसरा कहा गया संक्रमित सुई, और तीसरा अंग प्रत्यारोपण। तो इन 3 बातों को पूरी अच्छी तरीके से याद रखिए इस हेडिंग से। अगली बात, मादक पदार्थों की लत। लो आ गया सबसे बड़ा, हम ठहरे नशेड़ी थोड़ी देर के लिए मान लो, हालांकि है नहीं, तुम अपने आप को भी मान लो। हम लोगों का जो पूरा ग्रुप है वो पूरा ग्रुप उसी तरीके से मान लो है, ठीक है ना। तुम अपना मानना, मेरा ग्रुप तो ऐसा नहीं है, तुम्हारा ग्रुप भी नहीं होगा आशा करते हैं, और ना ही करना कभी ये सब चीज़ें, और इन सब चीज़ों से दूर रहना। मान लो एक ऐसा ग्रुप है जिसमें सबको नशा करने की आदत है, तो नशेड़ी अपना पैसा बचाना चाहेगा, वो एक ही इंजेक्शन खरीद के ले आएंगे और अपने सिराओं में नशे की दवाइयाँ एक ही इंजेक्शन से बारी बारी भरेंगे और मस्त रहेंगे। तो उससे होगा क्या, अगर किसी व्यक्ति को एचआईवी वायरस का संक्रमण रहा होगा या एड्स नामक बीमारी रही होगी, तो वो धीरे धीरे सभी व्यक्तियों में उस ग्रुप के फैल जाएगा। तो सेम चीज यहाँ पे लिखी गई है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे लिखा क्या है कि कई मादक पदार्थों की लती इन पदार्थों को अंतःशिरा इंजेक्शन मतलब सिराओं के अंदर इंजेक्शन की सहायता से लेते हैं मादक पदार्थों को। इसमें कई लोग प्रायः एक ही साझा इंजेक्शन या सुई का प्रयोग करते हैं, जिसके कारण एचआईवी का संक्रमित व्यक्तियों से स्वस्थ व्यक्तियों में क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है या प्रसारण हो जाता है। तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को एचआईवी वायरस दे देता है। लिखकर पढ़ाइए ना बाबू, इतना लिखते लिखते क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। एचआईवी आज खत्म भी करना है, इससे ज्यादा तो आप में पूछेगा नहीं, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त संक्रमित माता से, जो कि भी हम थोड़ी देर पहले बोले हैं, मम्मी दूध पिला रही हो, ठीक है ना, या प्रेगनेंसी के समय संक्रमित माता से भ्रूण में ये एचआईवी वायरस जा सकता है। तो इस बात को अभी विशेष ध्यान रखना कि यदि माता को एचआईवी है और प्रेगनेंसी के समय या गर्भधारण के समय क्या माता से बच्चे में एचआईवी वायरस ट्रांसफर होता है, तो जी हाँ बिल्कुल ट्रांसफर होता है, ठीक है ना। कॉलरा वगैरह भी पढ़ा देंगे, विब्रियो कोलोरी नामक जीवाणु से होता है, ये एक जीवाणु जनित रोग है, ठीक है ना। लिखो, या आगे लिखा है जन्म के बाद दुग्धपान, मम्मी बच्चे को दूध पिला रही हो, तो इसके जरिए भी ये शिशु, यहाँ शिशु होगा, ठीक है ना, शिशु में क्या होगा, संक्रमित हो जाता है उससे। ऐसे संक्रमण को उदग्र या ऊर्ध्व प्रसारण कहते हैं, न चाहते हुए भी वो क्या हो गया, उस वायरस से क्या हो गया, संक्रमित हो गया। फिर कह रहा है आलिंगन, गले मिलना, ठीक, हाथ मिलाना दोस्तों से, रिश्तेदारों से या किसी से भी, बागी पता नहीं इसका मतलब, छींकना, माछ ये तो हिंदी के शब्द हैं कुछ, या भोजन करना या मिलने से, या जो भी लिखा होगा यहाँ पे, ये सब एचआईवी वायरस का प्रसारण नहीं होता है। समाज में घूमने से ऐसा नहीं है कि वायरस कूद के किसी दूसरे शरीर में चला गया, हम छींके तो मेरे शरीर से वो वायरस निकल गया। तो इन सब कारणों वगैरह से, जो कि मैं पहले बोल चुका हूँ कि एचआईवी वायरस नहीं होता है, ठीक है ना, संक्रमण नहीं होता है। कह रहा कीटों के काटने से भी, ये एकदम मिथ है, इस बात को तो एकदम इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। एक क्वेश्चन आता है, क्या मच्छर के काटने से एचआईवी वायरस का प्रसारण होता है, तो जी नहीं। मान लो मुझे एचआईवी वायरस है, मुझे मच्छर काटा, तो वायरस उसके शरीर में भी जाना चाहिए, ऐसा हम लोग सोचते हैं। तो क्या वो वायरस जब वो मच्छर किसी दूसरे व्यक्ति को काटेगा तो क्या उसको एचआईवी का प्रसारण हो जाएगा, जी नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। तो कीटों के काटने से भी एचआईवी का प्रसारण नहीं होता, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है ना। दूसरा, परंतु जुकाम, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, खसरा आदि की भांति छूने वाला रोग नहीं है। यहाँ पर जुकाम है ये, ठीक है ना,
जुकाम। तो कह रहा है इसमें क्या है, लेकिन जुकाम जैसे हम हाथ में छींके सर्दी खांसी जुकाम और किसी से हाथ मिलाए, वो अपना मुंह पोंछ लिया तो उसको भी हो जाएगा। इन्फ्लुएंजा है, इसको बाद में पढ़ाएंगे। पोलियो, ये सब छूत वाली बीमारियां नहीं है। तो वैसे ही HIV भी, सॉरी, ये सब छूत वाली बीमारियां हैं। क्या हो गया है यार, PDF गलत नहीं है क्या? नहीं, ठीक है। तो छूने से HIV नहीं फैलता है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है ना सर? मादा मतलब मुर्गा मछली, ठीक, अच्छा ठीक है, हो सकता है, इतनी हिंदी मुझे थोड़ी सी दिक्कत है, ठीक है ना। अगले स्लाइड में ये है एड्स का फैलाव अथवा महामारी था। ये बात थोड़ा सा इंपॉर्टेंट याद रखना, क्योंकि इसमें से हम देखें आप लोगों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए हुए हैं। तो HIV को लगभग ज्ञात हुए कितने वर्ष हो गए हैं? 35 वर्ष से ज़्यादा, क्योंकि जो हम खोजे गए थे HIV को, उससे जोड़ोगे तो उससे ज़्यादा समय आएगा। दूसरा, परंतु संसार के ये सभी देशों में क्या होता है? फैल गया, इसलिए इसको हम क्या बोले? पेंडेमिक या महामारी। एक होता है स्थल महामारी, स्थल महामारी, ठीक है ना, और एक होता है वैश्विक महामारी, वैश्विक महामारी। एक होता है पेंडेमिक, एक होता है एंडेमिक। इसको कहते हैं पेंडेमिक, पूरे दुनिया में फैल जाना। इसको कहते हैं एंडेमिक, जिसको कहना किसी एक जगह, जैसे कह रहा है कि मान लो यहाँ पर एक थोड़े से जगह पर कोई एक बीमारी फैल रही है, एक मोहल्ले में, एक कॉलोनी में, तो उसे कहते हो स्थल महामारी। पर कोई बीमारी पूरी दुनिया में फैल गई तो उसे कहोगे क्या? वैश्विक महामारी। चाय पीने से कैसे HIV हो जाएगा यार? बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है ना। दूसरा कह रहा है विश्व स्वास्थ्य संगठन, ये एक संस्था है WHO, ठीक है ना, इसके आंकड़ों के अनुसार संसार में लगभग 4 करोड़ व्यक्ति HIV से क्या है? संक्रमित हैं। और नवीन आंकड़ों के अनुसार देखा जाए तो विश्व के लगभग प्रतिवर्ष विश्व में लगभग 10 से 20 लाख लोग इस वायरस से क्या होते हैं? ग्रसित होते हैं। संसार में कितने व्यक्ति? 4 करोड़ व्यक्ति। प्रतिवर्ष कितने व्यक्ति इससे ग्रसित होते हैं? तो 10 से 20 लाख व्यक्ति HIV से क्या होते हैं? संक्रमित हो जाते हैं। और दूसरा और उससे मर भी जाते हैं, ठीक है ना। दूसरा, HIV के चपेट में आने वाले व्यक्तियों में 16 से 24 वर्ष, तो इस बात को भी ध्यान रखना, सबसे अधिक युवा और महिलाएं हैं। रीजन मैं बताता हूँ। देखो, जब मैं टीचर ट्रेनिंग कर रहा था तो उसमें एक साइंटिस्ट का नाम आया, लेखक का, जिनका नाम था स्टैनले हॉल। उनका एक कोट है लिखा हुआ कि जो किशोरावस्था होती है वो सबसे तनावपूर्ण अवस्था होती है। इस समय लड़के को लगेगा, क्योंकि उसके शरीर में बहुत से हार्मोनल और रासायनिक चेंजेस आते हैं, उस समय लड़कों और लड़कियों को यही लगता है कि पूरी दुनिया उन्हें ही देख रही है, हम ही सबसे ज़्यादा सुंदर हैं, हम ही सबसे ज़्यादा हैंडसम हैं। क्यों? वो सज के संवर के एकदम अच्छे से बाल वाल टाइट करके अच्छे से टाइट होके घूमेगा, उसको लगता है कि हम ही दुनिया में सलमान खान पैदा हो गए हैं। तो इसीलिए स्टैनले हॉल ने लिखा कि किशोरावस्था जो होती है वो सबसे तनावपूर्ण अवस्था होती है। क्यों? क्योंकि इस समय लड़के और लड़कियों के शरीर में बहुत से हार्मोनल या रासायनिक चेंजेज होते हैं, जिसके कारण वो अपनी बातों को उच्च रखेगा। उसको लगता है कि जो हम बोल रहे हैं वही सही है, जो हम कर रहे हैं वही सही है। वो किसी की बातों पर उतना ध्यान नहीं देता, ठीक है ना, उतना ध्यान नहीं देगा। उसको लग रहा है हम ही सही हैं, हम ही हम हैं अब, ठीक है ना। तो उस समय जो होता है वो कभी कभी गलत फैसले लेता है और गलत लोगों के संगत में आ जाता है। जुआ खेलना, नशे करना, लैंगिक संसर्ग, जो चीज़ें आप पढ़ रहे हो, इन सब कारणों की वजह से क्या होता है? वो HIV वायरस के संक्रमण में आ जाता है। तो ये जो समय है ना बाबू, इस समय अगर आप अपने आप को किसी एक माहौल में ढाल लिए तो आपका भविष्य बहुत अच्छा है, और इस समय अगर आप किसी गलत माहौल में चले गए तो आपका भविष्य अंधेरे में है। तो अपने भविष्य को सुधारने के लिए ये सबसे अच्छा समय है। अगर इस समय आप कहीं इधर उधर हुए भटके तो भाई अपना देखिए। और एक बात मेरी तरफ से याद रखना, हमेशा अपने से 2-4 साल बड़े लोगों के साथ थोड़ा सा उठना बैठना करो, मतलब रहना सीखो। रीज़न ये है कि तुम अगर अपने साल के उम्र के बच्चों के साथ रहोगे तो तुम ज़्यादा से ज़्यादा क्या देखोगे? कुछ नहीं, क्योंकि जो तुम देख रहे हो वही तुम देख रहे हो, जो वो देख रहा है वो भी तुम ही देख रहे हो। और जब तुम अपने से बड़े लोगों के साथ थोड़ा सा समय गुजारोगे तो उन्होंने तुमसे ज़्यादा दुनिया देखी है, सही गलत का फ़र्क तुमको अच्छे से वो समझाएंगे, क्या करना है लाइफ में क्या नहीं करना है वो समझाएंगे। और कहीं भी किसी बात को लेकर हिचक हो तो अपने से बड़ों से पूछने में हिचकिए नहीं, वो कभी आपको गलत राय नहीं देंगे। एकदम पूछिए, कोई बुरी बात नहीं है इसमें, पूछना चाहिए, ठीक है ना। हम भी पूछते हैं, हमारे घर भी बड़े लोग हैं ही, मम्मी पापा हैं ही सब लोग, तो पूछना पड़ता है, राय लेनी पड़ती है, ठीक। ये काम आप बिल्कुल करिए, अपने से बड़े लोगों के थोड़ा से साथ रहना सीखिए ताकि आपके जीवन में अच्छे विचार आने शुद्ध हो। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार अपने 5 दोस्तों को बुलाइए और अपने आप को कंपेयर कीजिए, पता चलेगा कि आप उन्हीं 5 लोगों के मिले जुले रूप हैं। वो जो 5 लोग 5 काम करते होंगे वही आप भी करते होंगे। तो क्या आपने दुनिया में सीखा? नहीं कुछ सीखा, वही 5 लोगों का मिले। अगर आपके 5 दोस्त सबसे बुरे हैं, आज गलत काम करते हैं, तो वही काम आप भी करेंगे। अगर वही 5 आपके अच्छे हो गए, थोड़े बड़े हैं, क्लासमेट हैं, कोई दूसरा व्यक्ति है, घर के व्यक्ति हैं, तो आप अच्छे इंसान बन पाएंगे और आपको पढ़ाई लिखाई में जीवन में हमेशा वो आगे बढ़ने के लिए अच्छी राय देंगे, ठीक है ना। ठीक है, चलो। तो 16 से 24 वर्ष सबसे तनावपूर्ण, इस बात का भी ध्यान रखना। दूसरा, आगे आ जाओ। कह रहा है हमारे देश में HIV का संक्रमण सबसे पहले, देखो ये बात आ गई ना, इन सब बातों को अब एकदम ध्यान रखना। सबसे पहले सन 1986 में डॉक्टर सुनीति सोलोमन, इसको तो एकदम स्टार बना के रखना, डॉक्टर सुनीति सोलोमन ने मद्रास के
कुछ वैश्याओं या सेक्स वर्कर में पाया था। मद्रास को वर्तमान समय में हम चेन्नई कहते हैं। तो अगर पूछेगा भारत में सबसे पहले एचआईवी वायरस को किसने खोजा था, तो डॉक्टर सुनीति सोलोमन ने। कब? 1986 में। हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है। कहाँ खोजा था? मद्रास में। ठीक है ना सर, छुट्टी कीजिए बिल्कुल, अभी समय 15 मिनट है, तब तक खत्म हो जाएगा, उसके बाद तो एचआईवी पूरी तरीके से खत्म ही है। ठीक है ना। दूसरा कह रहा, अकेले उत्तर प्रदेश में लगभग 70,000 व्यक्ति एचआईवी से क्या है, संक्रमित पाए गए हैं। उसका मेन रीजन ये है कि उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य भी है और वहाँ की जनसंख्या भी अधिक है। ठीक है ना, इसलिए वहाँ पर एचआईवी वायरस के संक्रमण बहुत ज़्यादा व्यक्ति हैं। और जहाँ तक बिहार की बात की जाए तो यहाँ 3200 या 2700 के आंकड़े हैं। ठीक है ना, जो कि बदल भी सकते हैं, लगभग मैं 5-6 महीने पुरानी आंकड़े की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे उतने व्यक्ति हैं। ठीक है ना। सबसे अधिक अगर पूछ रहा है इंडिया में कहाँ एचआईवी का संक्रमण है, तो आंध्र प्रदेश, मणिपुर, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, नागालैंड जैसे प्रदेशों में अशिक्षा की कमी होने के कारण, मतलब पूरी तरीके से अशिक्षा नहीं है पर कुछ व्यक्ति जो उस बात से जागरूक नहीं है, तो उसके कारण इन राज्यों में एचआईवी वायरस के संक्रमण की दर ज्यादातर देखी गई है। ठीक है ना। ठीक है सर, कोई बात नहीं, अच्छे से सर टाइम मत देखिए। ठीक है, कोई बात नहीं देख रहे हैं। दूसरा कह रहा है, एड्स के रोकथाम के लिए 1987 में, इसको भी अंडरलाइन करो अच्छे से और इसको एकदम मार्क करके रखो, क्योंकि कुछ चीजें हम लोगों को याद रखनी है। 1987 में ही राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन, या इसको नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ज्यादातर हम इसको नैको के नाम से जानते हैं, ये चीज ध्यान रखना। ज्यादातर हम इसको किस नाम से जानते हैं? नैको। कभी कभी हिंदी में ही लिख देता है ऐसे, नैको। ठीक है ना, तो इस बात का ध्यान रखना, नैको मतलब यही है, NACO, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। तो भारत में एचआईवी को संक्रमण और एड्स से संक्रमित होने वाले व्यक्तियों को जागरूक करने के लिए एक संस्था बनाई गई जिसे कहा जाता है नैको या नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जो लोगों को समझाती है कि हमें एचआईवी से, वायरस से, संक्रमण से कैसे बचना चाहिए। ठीक है ना, इन बातों का ध्यान रखो। दूसरा, भारत में एचआईवी को किसने खोजा था? डॉक्टर सुनीति सोलोमन में। विश्व में कहाँ खोजा गया था? अमेरिका के होमोसेक्सुअल या समलैंगिक व्यक्तियों में। अगला टॉपिक है एड्स का रोकथाम एवं रोग रोधन। रोकथाम, एड्स से कैसे बचोगे? अगर ग्रसित हो गए हो तो कैसे उसको फैलने से रोकोगे, इसको कहते हो रोग रोधन। कह रहा, एड्स का रोकथाम के लिए अभी कोई वैज्ञानिक विस्तृत अनुसंधानों के बावजूद भी शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र को उत्पन्न करने के लिए किसी वैक्सीन का निर्माण नहीं किया गया है। वर्तमान समय में आप यूट्यूब पर या किसी न्यूज में, ठीक है, हाँ नैको, किसी न्यूज में आपने वैक्सीन की बात सुनी होगी, जो कि सही भी है, पूरी तरीके से गलत नहीं कह रहे हैं इसको, पर वो वैक्सीन केवल 95% ही कारगर है, पूरी तरीके से सही नहीं है। तो हो सकता है 5% व्यक्तियों में एचआईवी का संक्रमण ठीक ना हो, तो हम इसे पूरी तरीके से विकसित वैक्सीन नहीं कहेंगे। तो अभी तक क्या है, किसी भी वैक्सीन का निर्माण नहीं किया गया है। जीन प्रौद्योगिकी, इसके चैप्टर के बारे में आप लोग पढ़ेंगे, इस चैप्टर को ही अच्छे से। ठीक है ना, नैको इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इस बात का तो एकदम ध्यान रखो। ठीक है ना, जीन टेक्नोलॉजी द्वारा इसकी रोकथाम के प्रयास किए जा रहे हैं। वर्तमान में इसके रोकथाम की विधि मनुष्यों द्वारा अपने सामाजिक क्रियाकलापों, जो कि सबसे जरूरी चीज है। अगर हम एचआईवी को फैलने से रोक सकते हैं तो वो सबसे जरूरी चीज है, किसके कारण? सामाजिक क्रियाकलापों में सावधानी बरतने के सीमित है। उदाहरण, संभोग या सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय पे हम क्या करेंगे? स्वच्छता और पर विशेष ध्यान देंगे, जिसमें कह रहा है सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय कॉन्डम का यूज हम करेंगे, ताकि एक व्यक्ति का सीमेन दूसरे व्यक्ति के शरीर में ना जाए या दूसरे व्यक्ति का योनि स्राव किसी अन्य व्यक्ति के शरीर में ना जाए। जबकि तरल पदार्थ का आदान प्रदान नहीं होगा तो एचआईवी के वायरस का संक्रमण भी नहीं होगा, तो इससे बच सकते हो। ठीक है ना। दूसरा, आगे फिर कह रहा है कि हम ध्यान दें किस पे? रुधिर आदान प्रदान पर, अंग प्रत्यारोपण पर, इस बात का भी ध्यान दिया जाए। तो इन सब की पूर्ण जांच कर ली जानी चाहिए अंग प्रत्यारोपण के समय, रक्त आदान प्रदान के समय, जिसके कारण हम एचआईवी वायरस के संक्रमण से बच सकें। और ये सारे कारण किस में आ जाएंगे? सामाजिक क्रियाकलापों में। संक्रमित सुई से भी, जिन रीजन से हो रहा था उन्हीं रीजन से दूर रहना है, तो उससे बच जाओगे। और कह रहा है कि जैसे आप आज एचआईवी के बारे में इतना अच्छे से पढ़ रहे हैं, एचआईवी के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, वैसे ही WHO या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या विश्व स्वास्थ्य संगठन, एक जो संस्था है, ठीक है ना, उसने प्रतिवर्ष दिसंबर माह के प्रथम दिन को, मतलब 1 दिसंबर को, ठीक है ना, क्या कहा है? विश्व एड्स दिवस मनाने का निर्देश दिया है। ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 1 दिसंबर को, या दिसंबर माह के प्रथम दिन को। तो इस बात को तो भी विशेष ध्यान रखिएगा। उस समय देखो, अभी तो फिलहाल तो व्हाट्सएप का, सोशल मीडिया का, इन सब का जमाना आ गया। मैं जब छोटा था तो मेरे टाइम पे मुझे याद है कि गांव-गांव में छोटे छोटे कैंप लगते थे और वहां पे आकर लोग समझाते थे, क्योंकि उस समय ये तेजी से फैल रहा था बहुत ज्यादा। तो लोगों को जागरूक करने के लिए, ठीक है ना, भोजपुरी में पढ़ाइए नहीं यार, लोगों को जागरूक करने के लिए क्या किया जाता था? जानकारियां दी जाती थी कि कैसे हमें एचआईवी से बचना है।
तो जो एकदम पढ़े लिखे नहीं हैं उनको तो आराम से समझाना पड़ेगा, जो थोड़े पढ़े लिखे हैं उनको समझाया जाता है कि आप हमारी बातों को आगे बढ़ाइए और लोगों को इस बात को समझने के लिए बुलाइए, ठीक है ना, इन सब बातों के लिए। तो अगर कह रहा है WHO ने विश्व एड्स दिवस कब मनाने का निर्देश दिया है, तो 1 दिसंबर को। क्यों मनाने का मतलब क्या कहते हैं आदेश दिया है, तो वो लोगों को जागरूक करने के लिए, HIV वायरस के संक्रमण से बचने के लिए। ठीक, आगे देखा जाए तो आगे कह रहा है एड्स रोग का निदान और उपचार, दोनों दो शब्द हैं। एक में हम उस व्यक्ति को बचा रहे हैं जो HIV वायरस से संक्रमित हो गया है, और एक में हम एक व्यक्ति को पूरी तरीके से बचाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि संभव नहीं है। देखो कह रहा है कि HIV के संक्रमण की पहचान अर्थात रोग निदान, वैसे तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी टोटल 3 प्रकार की होती है। सूक्ष्मदर्शी एक को कहते हो, एक को संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहते हो, एक को इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी कहते हो। तो जब तुम जैव प्रौद्योगिकी वाला चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें उन सब चीज़ों के बारे में हम बता देंगे। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा हम सीमेन को देखें या वीर्य को या योनिस्राव को देखें या नार को देखें, अम्बिलिकल कॉर्ड जिसको कहते हैं बच्चे जब पैदा होते हैं, दूध को देखें या रुधिर को देखें या अन्य तरल पदार्थ को देखें, तो इसमें वायरस की उपस्थिति का पता लगाया जा सकता है, जिससे हम ये पता कर पाएंगे कि उस व्यक्ति के शरीर में HIV वायरस संक्रमण है कि नहीं है, ठीक है ना। डायग्राम HIV वायरस का बाबू हम पहले क्लास में बनाए थे, आप उस क्लास को पूरी अच्छी तरीके से जाके देखिए। 3 क्लास हो गई HIV की, आज आखिरी क्लास है, और यकीन मानिए इससे बढ़िया क्लास HIV की आप लोग आज तक नहीं देखे होंगे, ठीक है ना। दूसरी चीज कह रहा है वैज्ञानिकों ने प्रतिरक्षाओं की सीरम जांच, ये जांच है, के लिए इलीजा किट, देखो आ गया, इस बात को भी एकदम इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, स्टार बना लो, इलीजा किट, एंजाइम संलग्न निरोधी शोधक एंजाइम किट, या इंग्लिश में याद लिखो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे किट। एक ऐसा डिवाइस बनाया है जिसके द्वारा हम HIV का क्या करते हैं, जांच करते हैं। तो अगर पूछ लिया HIV का जांच क्या कहलाता है, तो इलीजा, जो कि कल हम लोग बात किए थे। वैसे ही ये क्वेश्चन आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि टाइफाइड का जांच क्या कहलाता है, टाइफाइड रोग का। किसी को अगर पता हो तो जरा मुझे इस बात का आंसर दे कि टाइफाइड का जांच क्या कहलाता है, ठीक है ना। HIV अपनी संख्या में वृद्धि कैसे करता है, प्रतिरोध भवन की क्रिया द्वारा या प्रोलिफरेशन की क्रिया द्वारा। बाबू अगर किसी को यह पता हो कि टाइफाइड का जांच क्या कहलाता है तो मुझे प्लीज एक बार आंसर दो, जरा देखें किसी को पता है कि नहीं ये बात, कि जब हम टाइफाइड जांच कराने जाते हैं पैथोलॉजी पर तो उस जांच को क्या कहा जाता है। जरा एक बार आंसर दीजिए, आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा भी है, ठीक है ना, कि टाइफाइड का जांच क्या कहलाता है। ठीक है, थैंक यू सर हम लोगों को इतना अच्छा पढ़ाने के लिए। बाबू इससे भी अच्छा चलेगी विडाल टेस्ट, अंशिका का सबसे पहले आंसर आया विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट कहते हैं हम लोग टाइफाइड के जांच को, ठीक है ना, जो कि एग्जाम में आया है। ठीक है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। विंदल नहीं है, आपको टाइपिंग में थोड़ी दिक्कत हो गई है, शिशुपाल जी, ठीक है ना, वो विडाल टेस्ट है, आपको पता है, पर टाइपिंग में थोड़ी गड़बड़ होगी। ठीक है, चलो अब इसको खत्म की ओर ले जाते हैं। और HIV का जांच क्या कहलाएगा, इलीजा। HIV का जांच इलीजा, टाइफाइड का जांच विडाल टेस्ट। ठीक है, कह रहा है कुछ वैज्ञानिक ऐसे हैं जो पश्चिमी ब्लॉट या वेस्टर्न ब्लॉट नाम की एक ऐसे किट का निर्माण किए हैं जिसका उपयोग कर कर हम इलीजा की पुष्टि करते हैं, मतलब इलीजा का जांच सही है कि नहीं, इसकी जांच के लिए एक और तकनीक अपनाई जाती है जिसको हम कहते हैं वेस्टर्न ब्लॉट या पश्चिमी ब्लॉट। मतलब उस इलीजा टेस्ट में ये सही आया है कि नहीं, कि हम क्या कर रहे हैं, HIV से संक्रमित हैं कि नहीं है, इस बात की जांच की जाए, ठीक है ना। चलो दूसरा कह रहा है कि बनाया गया, ठीक, आगे हाल ही में अमेरिकी वैज्ञानिकों ने 20 मिनट में, और चीनी वैज्ञानिकों ने, देखो भाई हम 20 लाएंगे वो 5 लाएंगे, हम 5 लाएंगे वो 2 मिनट लाएंगे, ठीक है ना, 5 मिनट में HIV के जांच के लिए एक किट तैयार की है। तो अमेरिका ने बनाया एक किट कि हम 20 मिनट में बताएंगे कि आपको HIV है कि नहीं है। चाइना ने कहा कि नहीं, हम 5 मिनट में बता देंगे कि आपको HIV है कि नहीं, ठीक है ना। HIV का जांच इलीजा टेस्ट, इलीजा टेस्ट की पुष्टि के लिए कौन सा जांच, वेस्टर्न ब्लॉट, ठीक है ना। चाइना ने कितने देर में रिजल्ट दिया, 5 मिनट में HIV का, और अमेरिका ने कितने देर में रिजल्ट दिया, तो 20 मिनट में। विडाल टेस्ट टाइफाइड का है बाबू, ठीक है। चलो कह रहा है सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि अभी तक एड्स की कोई प्रभावशाली उपचार विधि विकसित नहीं हो पाई है। दुर्भाग्य ही है एक तरीके से, हालांकि साइंटिस्ट या वैज्ञानिक या जो भी कह लो वो सब लगे हुए हैं इन सब चीज़ों में, ठीक है ना, डॉक्टर जो हैं इन सब चीज़ों को बनाने के लिए। सर घड़ी में कितने, ठीक है चलो। इसलिए संसार भर में काफ़ी लोगों के इस रोग की मृत्यु हो जाती है, और लगभग 3 औषधियाँ ऐसी हैं जो एड्स के इलाज की क्षमता के अनुसार दी जाती हैं। पहला है ज़ाइडोवुडान, यहाँ पे इंपॉर्टेंट मार्क करो कि HIV के उपचार के लिए किन औषधियों का उपयोग किया जाता है। तो पहला है ज़ाइडोवुडान, दूसरा है एजिडोवाइविडीन, ठीक, और तीसरा है डिडनोसिन। और इसी से संबंधित केमिकल कंपोजिशन, जैसे देखो कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिनकी रासायनिक संरचना सेम होती है, पर अलग अलग कंपनी बनाती है तो अलग अलग नाम रख देती है, पर उसकी रासायनिक संरचना क्या होती है, ठीक होती है। सर 1 घंटा कब हो गया पता ही नहीं चला, बहुत अच्छा, ठीक है ना, इलीजा, ठीक। तो डिडनोसिन, स्टेवुडिन,
डेलावेरिडिन, नेवीरापिन, लैमीवुडिन, ठीक है ना, लीडोवुडिन जैसी औषधियां या दवाइयां किसके उपचार में दी जाती हैं? एचआईवी के। तो दो एक दवाइयां याद रखो, हालांकि एग्जाम में अभी दवाइयों का नाम तो नहीं पूछा है, पर अगर है तो थोड़ा बहुत याद ही रखो, क्या दिक्कत है उससे, ठीक है ना, करते हैं, दी जाती हैं। इनका मेन काम ये है कि ये हमारे शरीर में प्रतिवर्ती ट्रांसक्रिप्शन, मतलब आरएनए को पुनः डीएनए में परिवर्तित नहीं होने देते हैं। इस बात को ध्यान रखो, एचआईवी वायरस का जीनोम क्या था? आरएनए, ये तो कल पढ़े ही थे। और हमारे शरीर में जो आनुवांशिक पदार्थ क्या है? वो डीएनए है। ये एचआईवी है और ये ह्यूमन सेल है, मानव कोशिका, ह्यूमन सेल। इस बात का ध्यान रखो। अब कह रहा है कि आरएनए तो डीएनए से जुड़ेगा नहीं, तो उसके लिए एक एंजाइम की आवश्यकता होती है, कल पढ़ाए थे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, प्रतिवर्ती अनुलेखन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो ये दवाइयां क्या करती हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को बनने में बंद कर देती हैं, और जिसके कारण ये आरएनए डीएनए में परिवर्तित नहीं हो पाता है और आके मनुष्य के केंद्रक से जुड़ नहीं पाता है। तो इसी से हम एचआईवी से क्या होते हैं? बच जाते हैं। मतलब एचआईवी से ग्रसित हैं पर वो संख्या में बढ़ नहीं रहा है, ठीक है ना, इसलिए इस दवाइयों का उपयोग करते हो। अगर कह रहे ये सब दवाइयां कर दी क्या है, तो ये सब दवाइयां एचआईवी के आरएनए को डीएनए में परिवर्तित होने से रोकती हैं, बस स्लो कर देंगी। बस छोड़ना है बाबू, टाइम ओवर हो रहा है, मुझे भी पता चल रहा है। इसी प्रकार इंडिवीर, नेवीरॉर और लेबिफिन नामक औषधियां भी एचआईवी के उपचार में क्या की हैं? दी जाती हैं, ठीक है ना। और लास्ट लगभग आ ही गया है, यही लास्ट स्लाइड है आप लोगों की। कह रहा है चीन में एक संस्था है, कुनमिंग वनस्पति संस्था, क्या नाम है उसका? कुनमिंग इंस्टीट्यूट ऑफ बॉटनी। इसमें कार्य करने वाले वैज्ञानिकों ने एक जड़ी बूटी तैयार की है जिससे हम एड्स के उपचार के रूप में क्या करते हैं? उपयोग करते हैं, ठीक है ना। कह रहा है इसी प्रकार उन्होंने एक बनाई है औषधि जिसका नाम रखा है एसएच, उसे इसे नाम दिया है। इसी प्रकार कुछ औषधियों के निर्माताओं ने T20 नाम की एक औषधि तैयार की है या आविष्कार की है, यह जिसका दावा है कि यह एचआईवी के औषधि के निर्माण में उपयोग किया जाता है, जो क्या कर रहा है? T4 लिम्फोसाइट कोशिकाओं को संक्रमण से बचाने का कार्य करता है। तो पूरी तरीके से बचा नहीं पाया, बस दावा ही है। उसी प्रकार भारत के लिए ये क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ है, तो इस बात को ध्यान रखना। एक कॉम्पिटिशन एग्जाम में, आई थिंक मुझे ये जिपमर का एग्जाम था, उसमें पूछा था। कह रहा है कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, या इसी को क्या लिखेंगे? ICMR भी लिखता है कभी कभी, ठीक है ना, इतना ही लिखेगा। ICMR एक संस्था है, ठीक है ना। इन्होंने एक ऐसी औषधि तैयार की है जो नेशनल एड्स रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे में है, उसके साथ मिलकर, ठीक है ना, जो एचआईवी के उपचार में क्या करता है? सहायता प्रदान करता है। और उस दवा का नाम है क्या? TGAACO9 इसका फुल फॉर्म है, पर उतना आपको डिटेल में मतलब नहीं है, बस यही दिया हुआ था और कुछ नहीं, ठीक है ना। तो यही आपकी क्लास थी, तो इस बात को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इतना कॉपी में कैसे लिखें सर? देखो सारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, तुम छोटे छोटे एक एक टॉपिक उठा के इसमें से लिख डालो। जैसे मैं तुमको समझा रहा हूँ बाबू, देखो पहले पेज पे चला जाए, देखो यहाँ आ जाओ। पहले तो इसमें से क्या लिखोगे? एचआईवी का संक्रमण किससे होता है? सॉरी, एड्स का नामक बीमारी किसके संक्रमण से होता है? तो एचआईवी के कारण। दूसरा लिखोगे कितने प्रतिशत व्यक्तियों में लक्षण दिखाई देते हैं? 70% व्यक्तियों में। उद्भवन काल कितने समय का होता है? 3 से 12 वर्ष का। ये लिख लो कि ये प्रोलिफरेशन की क्रिया द्वारा संख्या में वृद्धि करते हैं। ऐसे ही इस पेज से फुल फॉर्म लिख लो इसका, इस पेज से इसके लक्षण लिख लो 2-4, ठीक है ना। इस पेज से क्या लिखोगे? हाँ, ये एचआईवी वायरस का सीधा प्रसारण किससे होता है? रुधिर से, वीर्य से, यूनिस्राव से या शरीर के अन्य पदार्थ से। पूरी थियरी ना लिखो, छोटे छोटे टॉपिक शॉर्ट नोट के हिसाब से लिखो। लगभग 80% प्रसारण एचआईवी का किसके कारण होता है? सेक्सुअल इंटरकोर्स के कारण। फिर है सीमेन के कारण हो जाएगा। कौन फैलाती है? सेक्स वर्कर। किसने ढूंढा? डॉक्टर सुनीति सोलोमन ने। ऐसे करके हम इस सब चीज़ों को याद रखते हैं। तो एचआईवी आज यहाँ पे पूरी तरीके से खत्म हुआ। किसी का कोई क्लास रहा तो डाउट वाले में डाल दीजिएगा, क्वेश्चन रहा तो हम उसको देख लेंगे, ठीक है ना। तो एचआईवी अब क्लास को यहीं पर खत्म किया जाए, ठीक है। चलो ठीक है, अब आगे ध्यान रखो, आगे की क्लास कल देखी जाएगी जिसमें हम लोग कैंसर को पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलो बाय, अपना ख्याल रखो।